दूं आपको कि रेवेन्यू और सर्वे की जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत लंबी चौड़ी है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। और हमेशा आप कितनी भी टर्मिनोलॉजी आप पढ़ लेंगे, आपको नए नए शब्द मिलते रहेंगे, नए नए टर्मिनोलॉजी में, इसलिए इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। टर्मिनोलॉजी एक ऐसी चीज है, क्योंकि क्या है कि पहले जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, पहले के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में 90% जितने भी वर्ड यूज होते थे वो उर्दू और फारसी के यूज होते थे। और तो उसकी वजह से क्या होता था कि जितने भी वर्ड होते थे उनमें उर्दू और फारसी वर्डों की भरमार रहती थी। और इसके अलावा जो पहले जो रिकॉर्ड लिखे जाते थे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे, या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में डीड वगैरह होती थी, या कोई भी दस्तावेज जो तैयार होता था, तो डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट टाइप के वर्ड लिखते थे। और वो वर्ड आज भी उस डॉक्यूमेंट में मौजूद है, आदमी नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट तो है। तो जब आप फील्ड में भी जाएंगे तो आपको जो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स देखने को जब मिलेंगे तो उसमें आपको बहुत तरह के वर्ड मिलेंगे, नए नए वर्ड मिलेंगे, और नई नई तरह की उसका अर्थ जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज से रिलेटेड है, कहाँ से का है, ये क्या है। इसी तरीके से लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आती है। बहुत जगह पहले आपको मालूम होगा कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कैथी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। डीड को जो है कैथी में लिखा जाता था, इवन कि जो खतियान लिखे जाते थे वो भी कैथी में लिखे हुए हैं कहीं कहीं पर, जिसको कि आज के डेट में जानने समझने वाले लोग बहुत कम हैं। कुछ पुराने ताइद लोग हैं, कुछ पुराने जो डीड राइटर्स हैं, कुछ पुराने जो रेवेन्यू के हैं, वो लोग जानते हैं उस लैंग्वेज को, और उनकी सहायता से आदमी उसको कन्वर्ट करा पाता है। ये लेकिन जनरल प्रचलन की अब भाषा नहीं रह गई है कैथी भाषा, और कैथी में लिखे रहने की वजह से तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी भविष्य में आपको, और उनको जो है जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सॉल्यूशन भी उसका मिलता जाएगा। कुछ एक्सपीरियंस लोगों से, कुछ नीचे वाले से, कुछ ऊपर वाले से, सबसे जान करके उसको, जहाँ तक हम अभी क्या है कि हम लोग जहाँ तक भी जो वर्ड्स हम लोग को थ्योरी में मिल रहे हैं, जो किताब में मिल रहे हैं, उनको जान लेना है ताकि हमको समझने में दिक्कत नहीं हो, ताकि हमको ये जानकारी हो कि ये है क्या चीज। सिर्फ थ्योरी एक सिरे से पढ़ने से नहीं होगा। तो इसीलिए एक जनरल टर्मिनोलॉजी जानिए। ये आप सोचिएगा कि टर्मिनोलॉजी में मास्टरी हासिल हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसके प्रति हाँ, ये दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि हमने एक्ट और नियम और रूल्स बताया गया था, या रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी बताया गया, यस का, ये सब चीजें हैं जो विस्तृत में जाननी चाहिए। स्टेजेज ऑफ सर्वे है, बीटी एक्ट का है, तो ये सारी चीजें डिटेल में जानिए, और इनके बारे में जितनी समझ रखिएगा, किस कौन सी धारा, किस एक्ट की कौन सी धारा क्या कहती है, तो आपको क्लियरिटी आती जाएगी। आज हम लोग बेसिकली दो तरीके से पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। एक पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें रेवेन्यू के जो लॉज हैं, जो एक्ट हैं, उनके बारे में। दूसरा कि स्पेशल सर्वे के बारे में और स्पेशल सर्वे के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि हमको काम स्पेशल सर्वे का ही करना है। तो साइड बाय साइड दोनों लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जो जरूरी जितने भी लॉज हैं उसमें हम लोग एक ब्रीफ नॉलेज आप लोग को देंगे, एक ब्रीफ कंसेंट देंगे किसी भी एक्ट के बारे में। और विस्तृत के लिए जानते हैं कि जितने भी एक्ट बने होते हैं उनको कंठस्थ नहीं किया जाता है, उनके बारे में जानकारी रखनी पड़ती है कि कौन सा काम हम कर रहे हैं तो ये किस एक्ट से गाइडेड हो रहा है। कोई आपके द्वारा या कोई भी काम आ रहा है, कोई भी चीज है, तो ये कहाँ से गाइडेड है, ये जानकारी होनी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि एक एक एक्ट की एक एक धारा किसी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। जब जो जरूरी आर्टिकल्स होंगे वो यूज होते होते अपने आप याद हो जाते हैं, खुद ब खुद याद हो जाते हैं कि ये जो बार बार प्रयोग में आएगा कोई चीज तो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है म्यूटेशन एक्ट, बिहार दाखिल खारिज अधिनियम और नियमावली। बिहार दाखिल खारिज अधिनियम जो है, इसको समझना इसलिए सबसे जरूरी है क्योंकि आपको जो भी
अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड होता है, जो भी रैयतों के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, जो भी अपडेशन होता है, जो भी चेंजेज को जो मेंशन किया जाता है, वो सब इसी प्रक्रिया के तहत होता है। कोई भी ट्रांसफर ऑफ लैंड होता है और जो खाते में जो प्रविष्टि, सरकारी खाते में जो प्रविष्टि की जाती है ओनरशिप के ट्रांसफर की, या रिगार्डिंग रैयत के लगान की, उसके डिटेल की, तो वो किसमें की जाती है, जब तो उस जिस प्रोसेस से वो पूरी काम किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस दाखिल खारिज कहलाता है। म्यूटेशन जिसको कहते हैं कि दाखिल और खारिज, इसमें दो शब्द आते हैं। दाखिल का मतलब होता है कि एक में हमने एंट्री की, जिस आदमी ने परचेज किया, जिसको मिला, उसके अकाउंट में वो एंट्री हुई, दाखिल हुई। और खारिज का मतलब हुआ कि जिसने बेचा, जहां से ये माइनस हुआ, मतलब खारिज किया गया। तो दो जगह इस काम होता है। मान लिया कि ए ने बीज को जमीन बेची, तो ए से बी में दाखिल की गई और ए से खारिज किया गया। ए की अगर 10 एकड़ जमीन थी, उसमें से 2 अगर बेची गई तो 8 उसमें बची, और इसके पास अगर पहले से 2 एकड़ थी तो ये 4 हो गई। इट मीन्स कि एक तरफ से आपने दाखिल किया और दूसरी तरफ से खारिज किया। एक जैसे आप देखते हैं ना, बैंक अकाउंट वगैरह में पैसा जो है एक अकाउंट से निकल के दूसरे में, एक में घटता है दूसरे में बढ़ता है। तो सेम चीज यहाँ भी है। लैंड की ओनरशिप, लैंड का रेंट एक आदमी के अकाउंट से निकल करके दूसरे अकाउंट में गया। ये पूरी प्रक्रिया, यही पूरी प्रक्रिया कहलाती है दाखिल खारिज। अब इस दाखिल खारिज को करने के लिए जो पहले जो नियम थे उसमें चेंजेज करते हुए और उसमें सुधार करते हुए जो नया एक्ट जो अभी लागू है, जो सरकार के द्वारा जो बनाया गया, वो बनाया गया बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, और 2011 2000 नियमावली उसकी बनी 2012 में। क्लियर है? इन लोग का वो म्यूट कर दीजिए ना, साउंड बीच में आ रहा है। आप लोग का साउंड अभी म्यूट कर रहे हैं। अभी 40 मिनट के बाद फिर हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फिर कितना देर बैकअप देगा ये? लाइन नहीं है ना, बैटरी से चला है। तो हम लोग इसमें बेसिकली दाखिल खारिज अधिनियम 2011 क्या है, ये किस प्रकार से, इसमें क्या करना है, और ये किसको राइट देता है काम करने का, और काम करने की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीजें इसमें आपको समझने जरूरी। क्योंकि आपके पास कोई भी पेपर आएगा, जब आप रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाएंगे, तो कोई भी पेपर जो होगा वो इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित है। क्योंकि जब तक किसी पेपर का म्यूटेशन नहीं किया गया है, इट मीन्स कि वो पेपर गवर्नमेंट के अकाउंट में अपडेट नहीं हुआ है। हमने जमीन खरीद ली किसी से, मान लिया कि ए ने बी से जमीन खरीद ली, डीड ले लिया, डीड लेकर के घर में बैठ गया, और उसका रेंट ए के द्वारा दिया जा रहा है गवर्नमेंट को, और अगर उसका म्यूटेशन नहीं कराया जा रहा है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट के यहाँ ए ही लायबल है रेंट देने के लिए। जबकि रेंट का ओनरशिप, रेंट का पोजीशन, वो ट्रांसफर, लैंड का पोजीशन और ओनरशिप सब ट्रांसफर हो चुका है बी को थ्रू डीड। वो इसलिए कि गवर्नमेंट के अकाउंट से तो कहीं ट्रांसफर हुआ नहीं, गवर्नमेंट में उस ओनरशिप, उस रेंट को ट्रांसफर किया नहीं गया। तो जब तक आप जिसने खरीदा, बी ने खरीदा, अगर जब तक उसके द्वारा ये एप्लीकेशन दे करके गवर्नमेंट में नहीं दिया जाएगा कि साहब हमने ये जमीन खरीदी है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हमको ये जमीन मिली है, इसका रेंट, इसका ओनरशिप हमारे नाम पर कर दिया जाए, तो उसके लिए जो ऑथराइज्ड पर्सन हमारे यहाँ सर्किल अफसर, उनके यहाँ दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, और उस प्रोसेस से पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस करके और तब उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद एक की कोई लायबिलिटी नहीं रहती है, और गवर्नमेंट की नज़र में वो जमीन बी के ओनरशिप में आ जाती है, उसका रेंट बी को देना होता है। तो ये प्रक्रिया है दाखिल खारिज की, जनरल लेमैन की भाषा में जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब सवाल ये है कि ये प्रक्रिया को संपादित कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, किस किस कागज के आधार पर म्यूटेशन किया जाएगा, कौन कौन सा
सेल का जो प्राप्त करने का, जो किसी के द्वारा जो जमीन प्राप्त करने का जो आधार होगा वो क्या क्या होगा, कौन कौन सा टाइप होगा, ये सारी चीजों को डिफाइन एक्ट के तहत किया गया है। पूरे एक्ट को 9 अध्याय में बांटा गया है। उस 9 अध्याय में पहला आपका इंट्रोडक्शन है जिसमें कि डिफिनेशंस दिए गए हैं मेनली कि दाखिल खारिज में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को शामिल किया जाएगा, किस टाइप का ट्रांजेक्शन को शामिल किया जाएगा, किसका क्या काम रहेगा, किसका क्या डिफिनीशन है, किसका क्या अर्थ है, अभिधारी का अर्थ क्या है, हल्का का अर्थ क्या है, अंचल अधिकारी का अर्थ क्या है। उसके बाद सेकंड जो इसका चैप्टर है वो चैप्टर है कि इसका प्रोसेस क्या होगा, दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया क्या, इसमें जो दायर करने की प्रक्रिया होगी, अप्लाई करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। दाखिल खारिज जो करने के लिए कोई ना कोई याचिका दायर करेगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तीसरा जो चैप्टर है उसमें है कि सीओ को जो ऑथराइजेशन किया गया है उसको किस प्रकार से ऑथराइज किस किस मामलों के लिए किया गया है, वो क्या क्या काम कर सकता है। जैसे कोई आदमी आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बंटवारा लेकर जाता है तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे कोई बंदोबस्त का पेपर लेके जाता है तो कर सकता है। तो किस प्रकार से उसको किस किस मामलों के म्यूटेशन के लिए किस प्रकार से ऑथराइज किया गया है, ये आपका थर्ड चैप्टर है। उसके बाद इंक्वायरी का क्या प्रोसेस है, इंक्वायरी एंड रिपोर्ट का क्या प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी के द्वारा किसी के द्वारा अप्लाई किया गया म्यूटेशन के लिए और आंख बंद के उसके पर ऑर्डर कर दिया गया सीओ के द्वारा। वो एक इंक्वायरी के एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है, उस प्रोसेस के पार्ट होते हैं और उससे निपटने के बाद ही उसकी कार्रवाई की जाती है। उसके बाद आता है डिस्पोजल, कि जो केस दायर किया गया उसका डिस्पोजल की क्या प्रक्रिया होगा, किस प्रकार से उसका डिस्पोजल किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है आपको अपील एंड डिवीजन। मान लिया डिस्पोजल हो गया, डिस्पोजल होने के बाद कोई आदमी अनसेटिस्फाइड है, कोई आदमी ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो वो अपील के लिए किस प्रकार से कर सकेगा, वो उस केस की सुनवाई के लिए कहाँ जा सकेगा, क्यों जा सकेगा। तो अपील एंड डिवीजन का प्रोविजन है। अपील डिवीजन के बाद आता है कैंसिलेशन ऑफ जमाबंदी। कैंसिलेशन मीन्स कि मान लिया कि गलत है, हम चाहते हैं दूसरे का गलत हो। एक तो हुआ कि अपील करना हुआ, दूसरा हुआ कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस होगा, कौन ऑथराइज होगा, कैसे उसका प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। और जो लास्ट चैप्टर होता है वो मिसलेनियस चैप्टर होता है, जिसमें बाकी जितनी भी रिलेवेंट, इससे रिलेवेंट जो भी चीजें हैं उनको डाला गया है। तो सबसे पहला जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो है इंट्रोडक्शन से। इसका जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें कि डिफिनेशंस दिए हुए हैं। तो डिफिनेशंस में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि दाखिल खारिज फॉर व्हाट, क्या चीज का दाखिल खारिज किया जाएगा, किस तरह के पेपरों से जो ट्रांजैक्शन होगा जिसका म्यूटेशन सीयू के द्वारा किया जाना है, इसको क्लियरिफाई होना बहुत जरूरी है। तो इसमें पूरे एक्ट में 16 टाइप के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं जिसका म्यूटेशन सीईओ के द्वारा किया जाना है। उसमें सबसे पहला जो आप जानते हैं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेल डीड के थ्रू। कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रेविलेंट जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है सेल डीड, जिसमें कि एक आदमी परचेज करता है, दूसरा आदमी सेल करता है। तो उसमें तो सबसे ज्यादा प्राइवेट मामलों में ये गवर्नमेंट में नहीं लागू होता है, लेकिन प्राइवेट में सबसे ज्यादा यही लागू प्रचलित ट्रांजैक्शन का सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका यही है, थ्रू सेल डीड। उसके बाद होता है एक्सचेंज, कि हमने एक्सचेंज किया थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, हमारी जमीन है आपकी जमीन है, हमने एक्सचेंज किया। उसके बाद थर्ड तीसरा आता है बंटवारा, पार्टीशन। पार्टीशन में अभी जो नया जो लागू हुआ है, बिहार सरकार ने जो किया है कि आप रजिस्टर्ड डीड के थ्रू बंटवारा कर सकते हैं। हम आपसे रजिस्ट्री का जो लैंड का जो रजिस्ट्री का जो फीस होता है वो हम नहीं लेंगे, नॉमिनल 100 रुपए का लेंगे। ये नया अभी चेंज लाया गया है। इसमें इसके पहले की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि किसी भी परिवार में अगर कोई बंटवारा करना चाहता है तो वो परिवार जिसका जो जो उसमें दावेदार हैं, हिस्सेदार हैं, वो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक कंसेंट तैयार करेंगे, कंसेंट
के साथ एक डिटेल ऑफ लैंड तैयार करेंगे, जिसमें कि पूरे लैंड का डिटेल्स होगा, खाता, खेसरा, रकबा, और ये होगा कि कौन सी जमीन, कौन सा प्लॉट किसके पास रहेगा, उसमें सारे लोग के दस्तखत होंगे, और कंसेंट लेटर के साथ, डिटेल के साथ वो एप्लीकेशन ज्वाइंटली सबमिट किया जाता था सीओ के यहाँ, और सीओ के द्वारा उन सभी व्यक्तियों को पर्सनली नोटिस दे करके और बुला करके और उसका पार्टीशन किया जाता था, और पार्टीशन करके हर एक नाम से अलग अलग जो जमीन का ब्यौरा दिया रहता था, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हर एक के नाम पर जमाबंदी कायम कर दी जाती थी, डिमांड क्रिएट कर दिया जाता था। इट मीन्स कि सीओ के द्वारा बंटवारा कर दिया था। ये चीज अभी भी है, इस चीज पर इस पर कोई रोक नहीं लगा है, लेकिन इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, इसको और अधिक अच्छा बनाने के लिए, काम को में ऑब्जेक्शंस कम आने के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए ये किया गया कि अगर आप चाहते हैं बंटवारा करना तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएं, कंसेंट लेटर में जो आपने डिटेल तैयार किया है उस पर सारे लोग सहमत होकर के और आपस में एक दूसरे की रजिस्ट्री करें, और रजिस्ट्री में जो गवर्नमेंट का जो फिक्स चार्ज है उसके जगह पर केवल नॉमिनल चार्ज लगेगा, और उसके आधार पर डीड बन जाएगा, और डीड के आधार पर जब वो डीड बन जाएगी तो सीओ के लिए आसान होगा कि वो इंडिविजुअल डीड के आधार पर म्यूटेशन कर सके, क्योंकि उसको ये उसमें उसके सामने प्रॉब्लम कम आएंगे, क्योंकि एक बार कंसेंट दो लोगों के द्वारा दिया गया है, रजिस्टर्ड डीड के द्वारा है, फिर वहां डीड वाला प्रोसेस से वो चाहेगा तो म्यूटेशन कर सकता है। तो ये हो गया कि बंटवारा में के थ्रू जो है म्यूटेशन होना, डिवीजन ऑफ डिमांड होना। उसके बाद आता है कि मान लिया कि किसी को गिफ्ट मिला है, किसी को विरासत में मिला है, किसी को तो इसमें जो है वसीयतनामा के थ्रू जो कहते हैं कि विल जिसका कि प्रोबेट के बारे में आप लोग को बताया गया था, तो विल वाली प्रॉपर्टी जो है और विरासत वाली, उसी तरीके से कोर्ट के थ्रू अगर किसी का टाइटल डिसाइड किया गया हो, इसके बाद किसी लैंड डिस्प्यूट एक्ट के तहत, बीआरडीआर एक्ट के तहत कोई डिसीजन से अगर मिली हुई जमीन हो, और किसी को लैंड एक्विजिशन के थ्रू हो, या मान लिया कि किसी को भूदान से पर्चा मिला हुआ है लेकिन उसके नाम से रसीद नहीं कटती है तो उसका म्यूटेशन होगा। उसी तरीके से अगर मान लिया कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किसी को जमीन सेटल की गई है, तो सेटल की गई, उसको पर्चा मिल गया, लेकिन डिमांड तो उसके नाम पर नहीं आया, तो वो पर्चा लेकर के सीओ के यहाँ अप्लाई करता है, तो वो उसका म्यूटेशन करता है। और भी इसी तरीके से लैंड एक्विजिशन के केस में और डिफरेंट जो इस टाइप के जो भी हैं, जो भी आएंगे केस, उनका म्यूटेशन सीओ के द्वारा किया जाना रहता है। इसके बाद इसमें जो डिफिनेशंस दिए गए हैं कि खतियान क्या होता है, सक्षम प्राधिकार कौन होगा, खाता, अविधारी खाता पंजी से क्या मतलब है, अविधारी खाता पंजी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि राजस्व ग्राम वार पंजी जो जिसमें कि रैयतों का या अभिधारियों का जो जमीन का ब्यौरा और उसके फलस्वरूप जो सालाना जो लगान होता है और शेष के साथ उनसे जो लिया जाना है उसको दिखाने वाला जिस अविधारी खाता पंजी से ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। इसके बाद जो सेकंड है चैप्टर, इसमें और भी आप डिफरेंट आप लोग देखेंगे, छोटे छोटे डिफिनेशंस दिए हुए हैं। इसके बाद है कि म्यूटेशन प्रोसेस कैसे शुरू होगा, अप्लाई करने का जो है वो तरीका क्या होगा। अभी के समय में बिहार में ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और पहले ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में प्रोसेस यही है कि कोई भी व्यक्ति जिस कागज का उसको दाखिल खारिज करवाना है उससे रिलेटेड सारा कागज को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में करके और उसके साथ
अप्लाई करेगा सीओ के यहाँ, सीओ के कोर्ट में, और इसके बाद उसको सीओ के द्वारा, सीओ से के द्वारा उसको एक रिसीविंग दी जाएगी। और अभी के समय में जो ऑनलाइन म्यूटेशन हो रहा है, उस म्यूटेशन में ये व्यवस्था की गई है कि जब उसको रिसीट मिल जाएगी और उसमें जो केस नंबर दिया रहेगा, उस केस नंबर के आधार पर वो ट्रैक कर सकेगा कि हमारा केस कहाँ पर है। जैसे चूंकि जैसे ही वो जो है कोई भी केस दायर होगा तो सीओ के लॉगिन में आएगा, सीओ के लॉगिन में ट्रांसफर किया जाएगा ऑपरेटर के द्वारा। उसके बाद सीओ के द्वारा जो है उसको पुट किया जाएगा सीआई को। उसके बाद वो कर्मचारी को दिया जाएगा फॉर रिपोर्ट।